हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैलिटी के बारे में। लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। तो हम लोग आज तीसरा केमिकल यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी या फिर मोलल कंसंट्रेशन। मोलल कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। और इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पीछे जितना भी केमिकल यूनिट देखे थे उसमें हम लोग ने देखा सोल्यूट की मात्रा और सॉल्यूशन की मात्रा में रिलेशन था, जबकि यहाँ पे क्या है, सोल्यूट की मात्रा और सॉल्वेंट की मात्रा में रिलेशन है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना होगा। तो हम इसको थोड़ा सा डेंजरस का साइन के साथ इसको शुरुआत करते हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट रहेगा कि भाई मोलैलिटी है, थोड़ा संभल के, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है बच्चों? डेफिनेशन लिखते हैं, पहले कहते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो ये हो गया अपना डेफिनेशन। तो मैंने क्या कहा, ये आखिर यहाँ पे अलर्ट क्यों रहना है? क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो सॉल्वेंट के टर्म्स के साथ सॉल्यूट के साथ, है ना। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के साथ यहाँ पे रिलेशन है, वो भी सॉल्वेंट में ग्राम है। तो दो दो बातें हैं, एक तो यहाँ पे याद रखने वाली बातें हैं, एक यहाँ पे याद रखने वाली बातें हैं। और सॉल्यूट तो हम लोग मोल में लेते ही थे, तो दो जगह याद रखना है, एक तो ग्राम लेना है, 1000 ग्राम में लेना है, या फिर इसको 1 केजी में लेना है। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि ये सॉल्वेंट के लिए है। तो अगर आप इतनी बात याद रखते हैं तो आई थिंक कभी भी आपको मोलैलिटी में क्वेश्चन गलत नहीं बनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा समझने के लिए इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ 2m कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। जैसे मान लो आप लैब में गए और कहीं लिखा हुआ है 2m कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब समझेंगे। तो 2m का क्या मतलब होगा? 2m का मतलब होगा कि अगर सॉल्वेंट 1 केजी लिया जाए, या 1 केजी है, या फिर इसको हम लोग 1000 ग्राम है, देन इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट अपना कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो सॉल्यूट है कैल्शियम कार्बोनेट, यह 2 मोल होगा। तो 2m कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन अगर कहीं सैंपल पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर उसमें सॉल्वेंट की मात्रा 100 ग्राम है या 1 केजी है, तभी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 2 मोल होगी। अब जैसे इसको मैं एक क्वेश्चन के टर्म में इसको मैं अगर डिफाइन करूं, क्वेश्चन के टर्म से ले आता हूं, क्वेश्चन में आ आता हूं उसे। जैसे मैं लिख देता हूं 600 ग्राम 2m कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन आपके पास है। आपको बताना है कि इसमें कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। यानी कि मेरे पास एक ऐसा सैंपल है जिसका आपको मोलैलिटी दिया हुआ है 2m, और इस पूरे सॉल्यूशन का जो वजन है या वेट है वो 600 ग्राम दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये 600 ग्राम 2m वाले कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला होगा, कैल्शियम कार्बोनेट घुला होगा। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मोलैलिटी हम लोगों ने देखा, मोलैलिटी में क्या है, सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का किलोग्राम में रिलेशन है। तो सबसे पहले तो इसको 2m को समझना पड़ेगा कि 2m का मतलब क्या होता है। अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ विदाउट फॉर्मूला, फिर मैं फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ। क्योंकि फॉर्मूला के बिना बनाने से क्या होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि आखिर इस यूनिट का मतलब क्या होता है, सेंस क्या होता है, ठीक है। तो 2m का मतलब क्या हो गया कि अगर अगर सॉल्वेंट कितना है बच्चों, सॉल्वेंट हो गया आपका 1000 ग्राम, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितने हो गए, ये आपके हो गए 2 मोल, ठीक है। तो
मुझे तो निकालना क्या है, मुझे दिया हुआ क्या है बच्चों, सॉल्यूशन दिया हुआ है, और मुझे कहीं भी सॉल्यूशन का कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिला। ये तो सॉल्वेंट ही हो गए और ये तो सॉल्यूट ही हो गए। तो अपने को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कितना बनेगा इससे, इसके कारण सॉल्यूशन कितना बनेगा, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन दिया हुआ है और ग्राम निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ग्राम तो कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल ही देंगे हम लोग। यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है, तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 200 ग्राम आपको आ जाएंगे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा। अब मुझे ग्राम तो पता चल चुका है, ग्राम का रेफरेंस पता चल चुका है, लेकिन ये जो ग्राम है वो कब है, जब सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। लेकिन एक अपने को जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 600 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि सॉल्यूशन और सॉल्यूट के ग्राम में क्या रिलेशन है। तो सॉल्यूट का ग्राम निकल चुका है, अब सॉल्यूशन का ग्राम निकाल लो। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास। तो सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, ये हो जाएंगे बच्चों कितना ग्राम, यानी कि होगा ये 1200 ग्राम। तो अब मुझे ये पता चल चुका है कि 1200 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तब उसमें 200 ग्राम है। क्वेश्चन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास क्या दिया गया है और क्या निकालना है। अगर आपको यह पता चल जाता है कि भाई सॉल्यूशन का मास दिया है और सॉल्यूट का मास निकालना है, तो दिए गए यूनिट से हम लोग उन बातों को पहले ले आएंगे कि सॉल्यूशन का मास में सॉल्यूट का मास का रिलेशन निकाल लिए, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई एक स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं होगा हम अननोन रिलेशन को नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में एक्सपर्टाइज होने के लिए आपको बेसिक आपको समझना पड़ेगा कि मुझे करना क्या चाहिए। मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन के मास का सॉल्यूट के मास से रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसकी मदद से सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूट के मास से रिलेट किया जाए। तो रिलेट किया तो मैंने देखा कि चूंकि 1200 ग्राम अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूं तो मुझे 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ जाएगी। तो अगर मुझे 600 ग्राम बनाना है, क्योंकि अपना क्वेश्चन 600 ग्राम के लिए है, 600 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है ना, द क्वेश्चन इज वेरी इजी, 200 बाय 1200 बाय 600 इंटू 600 इतना ग्राम बन जानी है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे 100 टाइम्स, यह आ जाएगा आपका 100 ग्राम। तो ये हो गया आपका आंसर। तो मुझे ये पता चल चुका है कि 600 ग्राम में भाई 100 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट होंगे। लेकिन ये पता करने के लिए मुझे क्या पता करना पड़ा कि जब सॉल्यूशन का और सॉल्यूट का के ग्राम में क्या रिलेशन है, क्योंकि जब तक ये ग्राम का रिलेशन निकलेगा नहीं हम अननोन ग्राम का रिलेशन निकाल नहीं सकते, है ना बच्चों। तो यहाँ का जो आंसर हो गया वो हो गया 100 ग्राम, ये आपका आंसर हो गया है ना, 100 ग्राम आंसर हो गया। इसको चाहे तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते थे। तो फॉर्मूला के लिए क्या है, तो मोलालिटी में क्या है ना, फॉर्मूला थोड़ा संभल के लगाना पड़ता है, क्योंकि मोलालिटी क्या है, तो मोलालिटी को जब देखा जाए कहते हैं मोलालिटी, मोलालिटी रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल एम से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, स्मॉल एम है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी निकालना है तो किलोग्राम होना चाहिए। तो मोल ऑफ सोल्यूट, ये किसका है, एन क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम में। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट आप ग्राम में लेना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा इसको। तो हम लोग कह सकते हैं एन बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ग्राम में लें तो आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 1000 से, है ना बच्चों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मोल को हम लोग निकालें तो मोल के लिए एक फॉर्मूला होता है, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला से आप मोल निकाल लें। अगर मान लो आपको वेट दिया हुआ है मोल नहीं दिया हुआ है तो आप वेट से मोल निकाल लें, फिर मोल का मान यहाँ रख करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मोलालिटी का। तो अपना बेसिक फॉर्मूला यही है, फिर मोल कैसे निकालना वो हमने देख रखा है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको फॉर्मूलाज कैसे बनाते, तो फॉर्मूला में तो आपको दिया हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोल दिया हुआ है, तो मोल तो हम निकाल लेंगे। मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 2m दिया हुआ था। तो यहाँ देखो बच्चों मेरे पास क्या था, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, 1200 ग्राम सॉल्यूशन था और 1000 ग्राम
सॉल्वेंट था। तो मेरे पास क्या रेफरेंस मिल गया कि 1200 ग्राम सॉल्यूशन है तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट होगा। तो अब मेरे पास 600 ग्राम सॉल्यूशन है, तो मैं इस 600 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्वेंट होगा तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा उस चीज़ों को। जब मैं निकाल लूंगा कि भाई 1200 ग्राम में 1000 ग्राम सॉल्वेंट है तो 600 ग्राम में कितना सॉल्वेंट होगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट रख दूंगा। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट रख दूंगा, अब मोलालिटी मुझे पता है तो मुझे n की मान पता चल जाएगी। अब n का मान पता चल जाएगा तो n का मान बराबर होता है W बटे मॉलिक्यूलर वेट। तो अब वेट निकालना है मुझे तो n में मल्टीप्लाई कर देंगे आप मॉलिक्यूलर वेट से। बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए। तो पहले हमको सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है चूंकि 1200 ग्राम सॉल्यूशन में, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाता हूँ आपको, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, इसलिए आपको अगर 600 ग्राम ही दिया गया है क्वेश्चन में तो कितना हो जाएगा 1000 बटे 1200 गुना 600। तो ये आपको सॉल्व करेंगे आ जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ 500, ये आ जाएगा आपका 500 ग्राम। तो सॉल्वेंट की मात्रा कितनी निकल गई 500 ग्राम। अब मुझे फॉर्मूला पता है क्या मोलालिटी के टर्म में, तो हमको पता है कि मोलालिटी बराबर मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर ग्राम में लें तो इसको 1000 और ग्राम में लेते हैं हो जाएगा 500, सॉरी 500 हो जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा ये, तो हो जाएगा मोलालिटी बराबर 2 इंटू एन। अब एन क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको तो यहाँ से मोल निकल जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा m/2, और m अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था 2m क्वेश्चन था, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमको निकल गया क्या कितना मोल आएगा 1 मोल आएगा क्वेश्चन में। अब 1 मोल बराबर कितना ग्राम तो हमको पता है, तो वेट निकाल लो, तो उस वेट बराबर क्या हो जाएगा, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा मोल में मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, तो मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट, मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल आपका है 1, मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100, सॉल्व करके आ गया 100, यहाँ से आपको आ गया। तो आप चाहे तो फॉर्मूला से, लेकिन देखिए आप फॉर्मूला निकालने के लिए भी, फॉर्मूला से ही बनाने के लिए भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट तो लगाना ही पड़ेगा। जब तक मोलालिटी में क्या है कि आपको डायरेक्ट आप रिलेशन निकाल नहीं सकते हैं, आपको थोड़ा सा रिलेशन बनाना पड़ेगा। उस रिलेशन बनाने के बाद रिक्वायर्ड फॉर्मूला के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट काम कभी कभी नहीं करता है बच्चों, इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, इसमें आराम से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी बातें इसके बाद क्या है बताने वाला हूँ। मोलारिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशन होता है ना। तो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको मोलालिटी दे देता है तो मोलारिटी निकालना पड़ जाता है, ठीक है। अब ये करना है तो पहले मुझे क्या हो, कुछ गिवन में दे देता हूँ मुझे जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। मोलारिटी को मोलालिटी में या मोलालिटी को मोलारिटी में हम लोग तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब अपने पास क्या क्या पता हो। आपको सबसे पहली बात जो पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डेंसिटी। आपको डेंसिटी दिया हो किसका, सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात तो क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसका क्या पता होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट पता होना चाहिए कौन सा सॉल्यूट है। अब इसे मान लेता हूँ मैं m डैश मान लेता हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, क्योंकि m नहीं मान रहा मैं, क्योंकि m मीन्स तो मोलारिटी हो गया, इसलिए मैं m डैश ले रहा हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे पता होना चाहिए। और इसके बाद मुझे क्या पता होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मोलालिटी हो गया। अब मुझे अगर डेंसिटी पता है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो जनरली तुमको पता ही चल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट तो दिया रहता है तुम लोगों को, फॉर्मूला उसका दिया रहता है, तो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का निकाल लोगे। बस डेंसिटी दिया रहे मेनली, तो अगर डेंसिटी दिया रहे तो अपना काम बन जाना है, और मोलारिटी को मोलालिटी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे किया जाता है, बहुत ही आसानी से बनाता हूँ। तो हम बनाते हैं इसको बच्चों, कहते हैं चूंकि मोलारिटी बराबर हो जाता है मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000, और मोलालिटी बराबर हो जाता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000।
ये दोनों फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ये मैंने मोलालिटी वाले लेक्चर में हम लोग देखा था, मोलारिटी वाले में, और ये तो हम लोग जस्ट देखे हैं ये फॉर्मूले को। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट तो मुझे डायरेक्ट दिया नहीं रहेगा, तो हमने क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, तो कहते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, दोनों का वेट माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मुझे पता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम VmL है और डेंसिटी D है, तो वेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग मान के चलते हैं W ही ले लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट VD माइनस W। तो M बराबर क्या लिख देता हूँ, M बराबर N इंटू 1000 बाय VD माइनस W। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे इसको हो गया, अब मैं थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो 1/m बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, VD माइनस W अपॉन 1010। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया जाए, 1/m इज इक्वल टू VD अपॉन 1000n माइनस W/1000n। कह सकते हैं इसको। अब इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, 1/m इज इक्वल टू, अब देखो मोलारिटी होता है क्या, मोलारिटी बराबर 1000n/v, तो यहां भी हो गया 1000n/v, तो मैं इसको लिख सकता हूं इस चीजों को D/मोलारिटी। ठीक है बच्चों, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है 1000n/v, तो 1000n/v यानी कि D/m मैंने कह दिया इसको डायरेक्ट। अब माइनस W बाय, अब n मुझे हटाना है या फिर W मुझे हटाना है, तो 1000 लिख दो, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, मुझे पता है m डैश होता है, यहाँ से W कट गए, ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 1/m इज इक्वल टू D/m माइनस m डैश बाय 1000। ये अपना एक रेडीमेड फॉर्मूला हो गया क्या करने का, मोलारिटी को मोलालिटी में या फिर मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करने का, है ना बच्चों। तो उसके लिए मुझे बस क्या चाहिए, एक डेंसिटी चाहिए और एक मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट का फॉर्मूला मुझे दे देगा तो मॉलिक्यूलर वेट तो मैं वहां से निकाल ही लूंगा, और डेंसिटी तो क्वेश्चन में दिया होना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक काम कर देते हैं, इसमें क्वेश्चन कई कई क्वेश्चन होता क्या है कि क्वेश्चन लिख देता है कि सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड है। तो सॉल्यूशन जब काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाता है, फॉर वेरी डाइल्यूटेड या फॉर वेरी डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड मतलब एक्वस मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर। तो फॉर वेरी डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन क्या है, वेरी डाइल्यूटेड एक्वस है, देन मोलैरिटी और मोलैरिटी का जो वैल्यू होता है, मोलैलिटी और मोलैरिटी का जो वैल्यू होता है वो करीब करीब इक्वल होता है। तो फॉर द कैलकुलेशन आप इसको ले सकते हैं, तो कैलकुलेशन में आप इसको काम कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में आपको दे दिया है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है और मोलारिटी के मदद से आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो मोलालिटी लेकर बना सकते हैं, या मोलालिटी लेकर नहीं बन पा रहा है तो मोलारिटी लेकर बना सकते हैं, यानी कि मोलारिटी को मोलालिटी की जगह पे और मोलारिटी को मोलालिटी की जगह पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो मोलारिटी और मोलालिटी का जो वैल्यू होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये रही किसकी बात है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो आज हम लोग इसमें और डिस्कस करेंगे क्या, अगली पॉइंट नोट करके मैं लिख देता हूँ। खुद से सोचो, ये मास जो है मास पे डिपेंड करने वाला है, इसमें कोई वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है बच्चों। तो ये बताओ कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ये यूनिट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि टेम्परेचर के बदल जाने से मोलालिटी बदल जाएगी या नहीं बदलेगी। तो चूंकि हम लोग देखे थे क्या इसमें कि सॉल्यूट भी मोल है और सॉल्वेंट भी ग्राम में दिया हुआ है। अब चूंकि दोनों की जो मात्रा है वो टेम्परेचर से बदलने वाली नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर से कौन बदलता है, जिसमें वॉल्यूम टर्म आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, इसलिए यह जो यूनिट है वह टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। काफ़ी बार ये क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं तो मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, है ना बच्चों। तो ये याद रखना है आपको। क्यों ऐसा है? क्योंकि मोलालिटी को डिफाइन करने में किसी भी जगह मैंने वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो और चूंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए वो टेम्परेचर के बदलने से वो बदल जाता है। तो वॉल्यूम यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे मोलालिटी जो हो जाएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना खत्म हो गया क्या? मोलालिटी। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो अगला अपना आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने इसके जैसा एक टर्म और डिस्कस किया था, मास फ्रैक्शन। फिर मैंने वहाँ पे कहा भी था मास फ्रैक्शन फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में कि मास फ्रैक्शन जो होता है, तो फ्रैक्शन का मतलब मैंने बताया था हाउ मच इन वन। हाउ मच, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? हाउ मच इन वन। तो अब तुमको समझ में आ सकता है कि मोल फ्रैक्शन क्या कह रहा है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि अगर एक मोल सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कितना मोल है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो हाउ मच इन वन, तो हम लोग इसको डेफिनेशन के तौर में लिख सकते हैं क्या? तो जनरली मोल फ्रैक्शन हम लोग सॉल्यूट का नहीं सॉल्वेंट का भी निकालते हैं, तो हम लोग किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ any component, number of mole of any component dissolved in the 1 mole solution। एक मोल सॉल्यूशन में जितना मोल कोई भी कंपोनेंट घुला होगा वही उसका मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? तुम लोग मैंने पहले ही बता रखा है, इंट्रोडक्शन में ही बताया था सॉल्यूशन के कि कंपोनेंट का जो मतलब होता है वो होता है, दो ही तो कंपोनेंट हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट हैं, एक हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, एक कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट। तो हम लोग मैंने कहा कि किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट, कितना मोल घुला हुआ है किसमें? एक मोल अगर सॉल्यूशन आपके पास है तो एक मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट की जितनी मात्रा होती है वही उसका मोल फ्रैक्शन कहला जाता है। अब जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन। ये आपको किसी जगह पे लिखा दिख गया कि भाई 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब समझेंगे? तो इसका मतलब होगा कि अगर सॉल्यूशन को 1 मोल माना जाए तो H2SO4 की जो मात्रा होगी वो 0.2 मोल हो जाएगी। अब खुद से सोचो, अगर सॉल्यूशन 1 मोल है तो H2SO4 0.2 मोल है, ये अपना सॉल्यूट है। अगर यह सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट जो हो वाटर हो, तो खुद से सोचो इसमें वाटर कितना हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि 1 मोल में अगर 0.2 मोल H2SO4 है तो बाकी जो भी होगा तो सॉल्वेंट ही होगा। तो 1 माइनस 0.2 दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? 0.8 मोल। तो हम लोगों ने देखा कि मोल फ्रैक्शन जो है वो H2SO4 और वाटर दोनों के लिए निकाला जा सकता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन H2SO4 का 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.8 हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम लोग x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या था H2SO4 का, क्वेश्चन में दिया था 0.2 दिया हुआ था। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ निकाल सकते हैं या सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। 1 में हमने क्या करना है, उसको घटा देना है, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मीन्स मतलब कुछ भी, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट, बराबर क्या होगा? मोल ऑफ कंपोनेंट, मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल, डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना मोल है,
अब सॉल्यूशन कितना मोल है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल को जोड़ना पड़ेगा। तो इसको सिंपली मैं मोल है तो उसको लिख सकता हूँ इस तरह से, एन ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, इसको मैंने लिखा एन ऑफ कंपोनेंट। अब एन ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिख दूंगा एन ऑफ एन ऑफ सॉल्यूशन, एन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अपना हो गया फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको कोई पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तुमसे कोई पूछा तो कह दोगे मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप जोड़ेंगे तभी तो सॉल्यूशन का मोल निकलेगा। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, और मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट, अपने को सॉल्यूशन का लिखना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के मोल में सॉल्यूशन के मोल्स को डिवाइड कर दो, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट को मोल में सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन से मोल से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक रिलेशन और आ जाता है, एक और याद रखने वाली बातें हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जानी है। हम लोगों ने पीछे भी देखा था, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन का जब भी मान होता है वो हमेशा 1 से कम होगा। इसका मतलब हम लोगों ने कहना है, क्या सीखा यहाँ से, कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट हो या फिर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट हो, इसका मान हमेशा 1 से कम होगा सॉल्यूशन में। लेकिन अगर सॉल्यूशन अपना प्योर हो गया, सॉरी सॉल्वेंट अपना प्योर दिया हुआ है या सॉल्वेंट लिखा हुआ है, सिर्फ प्योर चीज़, प्योर लिक्विड दिया गया है, तो किसी भी प्योर सब्सटेंस का एक्स, किसी भी प्योर लिक्विड का, प्योर लिक्विड या कोई भी प्योर चीज़ है, कोई भी प्योर सब्सटेंस, किसी भी प्योर वर्ड अगर जहाँ पे आ जाता है तो प्योर लिक्विड के लिए मोल फ्रैक्शन हम लोग 1 मानते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, काम आने वाला है आगे। ठीक है, और अगली बात यूनिट के बारे में बात करें, चूंकि ये मोल का रेशियो है, यूपर भी मोल है नीचे भी मोल है तो मोल मोल कट जाने हैं, तो अगला पॉइंट इसमें याद रखना है, इट इज़ यूनिटलेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये यूनिटलेस है, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन के साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट का याद रखना है, यहाँ पे देखो भाई दोनों, ये भी मोल है ये भी मोल है, और टेम्परेचर से मोल में फ़र्क नहीं होता है, मोल में कोई एक्सपेंशन नहीं होता है, मोल में कोई कंप्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग कह सकते हैं ये मोल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो मोल फ्रैक्शन भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे अगला पॉइंट, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये रही बातें किस चीज़ की, मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या कहा, मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन, और ये यूनिटलेस होगा क्योंकि ये इसका रेशियो मोल का रेशियो है, तो वो यूनिटलेस हो जाने हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग एक अगला देख लेते हैं, इसके बाद क्या पढ़ना है, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, है ना। पार्ट पर मिलियन को हम लोग पीपीएम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जिस तरह से मैंने कहा था, परसेंटेज का मतलब होता है हाउ मच इन 100, फ्रैक्शन का मतलब होता है हाउ मच इन 1, तो पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है हाउ मच इन 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 6, 10 लाख,
10 लाख हम लोग क्या कह देते हैं, 1 मिलियन। तो हाउ मच इन 10⁶ इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। लेकिन इसको एक्सप्रेस करने से पहले इसको मैं बता दूं इसको कितनी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसको 3 तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 ways। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 टर्म्स में। तो पहला होता है W/W के टर्म में, जिस तरह से मैं तुम लोगों को परसेंटेज सिखाया था ना उसी तरह से है। W/W के टर्म में, W/V के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों, इसको V/V के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, वेट ऑफ सोल्यूट, आपको पता होना चाहिए किसमें, ग्राम में, वेट ऑफ सोल्यूट इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। तो सोल्यूट की मात्रा 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में जितनी होगी वही उसका ppm W/W कहला जाएगा। यानी कि ppm W/W को अगर इसको हम लोग फॉर्मूला लिखना हो, ppm W/W बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ग्राम में होंगे, अब मल्टीप्लाई 10⁶, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला परसेंटेज W/W। अब जिस तरह से W/W को डिफाइन किया उसी तरह से W/V को डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट किस में हो जाएगा, ग्राम में, इन 10⁶ मिलीलीटर सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोल्यूट ग्राम में होना चाहिए, सोल्यूशन मिलीलीटर में होना चाहिए। तो अब मैं इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं ppm W/V बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10⁶ से। तो ये हो गया ppm W/V, ये था ppm W/W। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं V/V के टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किस चीज में, मिलीलीटर में, इन कितना है बच्चों, 10⁻, दोनों V/V है तो ये सोल्यूट भी वॉल्यूम होगा और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम ही होगा। तो इन 10⁶ मिलीलीटर सोल्यूशन। अब इसको मैं अगर फॉर्मूला में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ppm V/V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें बच्चों, मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाय क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें हो जाएगा, ये भी मिलीलीटर में, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10⁶ से। तो ये हो गया क्या, परसेंटेज, सॉरी ppm V/V। तो जिस तरह से तुम लोगों ने परसेंटेज निकाला था ना उसी तरह से हम लोग यहाँ भी काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 फॉर्मूला हो गया। कहीं कहीं पे आपको कहीं कहीं क्या होता है, ppm जो होता है पार्टिकल्स के टर्म में भी होता है। नोट में लिख दे रहा हूँ, ppm इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, ppm इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एटम, जो भी आपको पार्टिकल दिया हो। पार्टिकल के बारे में मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट की पहले क्लास में, पार्टिकल क्या क्या होता है। तो ppm ppm पार्टिकल के लिए, तो ppm का एक और जनरल फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। तो ये हो जाने वाले हैं क्या बच्चों, ये हो जाएगा आपको ppm इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। तो ppm को हम लोगों ने देखा 4 तरह से डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। एक तो W/W के टर्म में,
एक हो गया W/V के टर्म में, एक हो गया V/V के टर्म में, और एक हो गया पार्टिकल्स के टर्म में, है ना। अब कुछ यहाँ पे कुछ और नोट्स की बात करते हैं। ये था नोट 1। अब बात करें नोट 2। जैसे तुम लोग सुनते होगे पीपीएम का इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ हैं, तो पीपीएम का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो उस सोल्यूट के अमाउंट की चर्चा के लिए करते हैं जिसकी मात्रा काफ़ी ट्रेस होती है, बहुत कम होता है, अति सूक्ष्म होते हैं। जिसकी मात्रा काफ़ी कम होती है सोल्यूट की किसी सॉल्यूशन में, तो उसे हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पीपीएम से। तो इट इज़ यूज्ड टू express the concentration of trace amount of solute, trace amount of solute की मात्रा काफी कम होगी। तो जब सोल्यूट की मात्रा काफी कम होगी, काफी कम, तो उसके लिए हम लोग किसके इस्तेमाल करते हैं, पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन होता है सर कुछ एग्जाम्पल दिया जाए जहाँ पे ट्रेस अमाउंट पाया जाता है। जैसे तुम लोग सुनते होगे पानी में फ्लोराइड्स आयन होते हैं, लेकिन फ्लोराइड आयन जो होते हैं वो दांतों के लिए खराब भी हो सकते हैं, वो दांतों को मोटल्ड कर देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसमें फ्लोराइड के बारे में अगर बात करें तो पीपीएम फ्लोराइड आयन का जो होता है वो बचाता है किससे, आपको टूथ के डीके, जो टूथ होता है हम लोग की जो दांतें होती हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो नोट में लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स में कितना पीपीएम, तो इसका वैल्यू दिया होता है 1 पीपीएम। 1 पीपीएम फ्लोराइड आयन जो होता है ये क्या करता है, 1 पीपीएम फ्लोराइड प्रिवेंट टूथ डिके। तो पानी में अगर 1 पीपीएम फ्लोराइड आयन है, ये किस होना चाहिए, वाटर में, इन वाटर। तो फ्लोराइड आयन का होना वाटर में जरूरी है, जिससे कि दांत क्या होता है, बचता है ना। लेकिन अगर हम लोग इसके कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए फ्लोराइड आयन का, अगर मान लो थोड़ा सा ज़्यादा मैं कर रहा हूँ 1.5 पीपीएम, अगर 1.5 पीपीएम हो गया ना, तो ये क्या करेंगे, दांत को खराब कर सकते हैं, मॉटल टीथ कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इन वाटर कैन काउज मॉटल्ड टीथ, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो गया 1.5 पीपीएम, सोचिए काफ़ी कम मात्रा में यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 पीपीएम रहने से टूथ डिके बचता है, और 1.5 पीपीएम कर देने से टीथ मॉटल्ड होने लगते हैं। तो हम लोग ने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है ना ये। और अगर 1.5 से ज़्यादा हो जाए, 1.5 पीपीएम से ज़्यादा, मोर देन 1.5 पीपीएम, मोर देन 1.5 पीपीएम हो जाए फ्लोराइड आयन, तो इससे क्या हो जाएगा, ये तो पॉइजनस हो जाएंगे। और रैट किलिंग जो मेडिसिन होते हैं, रैट किलिंग का जो दवाइयाँ होती हैं उसमें इस्तेमाल होने लगती है ये, तो ये कैन बी पॉइजनस। तो बस ये सिंपल सा मैंने थोड़ा सा मैंने बता दिया इसमें कि फ्लोराइड आयन 1 पीपीएम तो हम लोगों के लिए अच्छा है, 1.5 पीपीएम पहुंच गए तो हम लोगों के दांत को खराब करने लगेगा ये, और 1.5 से भी ज़्यादा अगर हो गया तब तो ये पॉइजनस हो जाता है, इससे रैट किलिंग भी हो सकते हैं, चूहे मारने की जो दवा होती है वो भी इससे बनती है। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि पार्ट पर मिलियन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पार्ट पर मिलियन जब भी आपको निकालना हो तो आपको सिंपली याद रखना है कि आपको सॉल्यूट क्या दिया गया है और सॉल्वेंट क्या दिया गया है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगर अपना सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ग्राम दे दिया है, या फिर सॉल्यूट और सॉल्यूशन का दोनों का ग्राम दे दिया है, इसका मतलब परसेंटेज W/W ही निकलेगा। और सॉल्यूट और सॉल्यूशन का अगर W और वॉल्यूम दे दिया है तो वहाँ पे W/V, मतलब जैसा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा पीपीएम का आपको वैसा ही निकालना है। अपने मन से हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसमें बोलेगा ही नहीं कि पीपीएम आपको कैसा निकालना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पीपीएम को सेट करना होगा, ठीक है बच्चों। अब हम आज का लास्ट यूनिट डिस्कस कर देते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी है, लास्ट है हो जाएगा ये, आयनिक स्ट्रेंथ।
आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ हम लोग इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये हम लोगों का आज का आखिरी यूनिट है, इसको हमको डिस्कस करना है। आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है तो आयनिक स्ट्रेंथ जो होता है वो हम लोग को बताता है क्या किसी भी मिक्सचर्स में आयंस का इफेक्ट कितना है। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन अगर लें और उसमें काफ़ी ज़्यादा आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड्स अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो वो आयनिक स्ट्रेंथ वहाँ पे हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्सचर कहाँ पे ऑब्टेंड होगा, जिसमें दो या दो से ज़्यादा आयनिक कंपाउंड हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ये कहाँ मेजर होगा, द आयनिक स्ट्रेंथ, द आयनिक स्ट्रेंथ, द आयनिक स्ट्रेंथ of the mixture is obtained from कहाँ बच्चों, from the mixture of two or more ionic compounds। आयनिक कंपाउंड्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जनरली हम लोग जो है वो वाटर एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स होंगे तभी तो वो जाकर के ब्रेक डाउन हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो वाटर में आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 1/2 समेशन ऑफ CZ²। ये अपना एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जहाँ पे वेयर हम लोग क्या कह सकते हैं, वेयर सी क्या है, सी को हम लोग कंसंट्रेशन कह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ मोलारिटी ही लेते हैं। जनरली कंसंट्रेशन कहीं लिखा रहता है तो लोग मोलारिटी वर्ड इसका इस्तेमाल करते हैं। मोलारिटी ऑफ आयन, कौन कौन से जिसमें आयन है सबका मोलारिटी मुझे जानना होगा, और जेड हो जाएगा उस आयन का चार्ज, तो चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन। जैसे तुम्हें मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे मैंने कहा एग्जांपल देके 2MAlCl3 का एक सॉल्यूशन है और उसी में मिला हुआ NaCl भी है, उसमें मैंने देखा है कि इसमें 2MNaCl भी है। 2MNaCl मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें AlCl3 भी है और NaCl भी है। अब दोनों का तुमको मिक्सचर मिल गया। अब इस मिक्सचर को तुम्हें क्या निकालना है, आयनिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा इसमें कौन कौन से आयन हैं। तो आयंस निकालो, इसको कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों, Al+3 और 3Cl-। ये मैंने बताया था तुम लोगों को हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, उसमें इस तरह से तोड़ने भी बताया था तुम लोगों को। NaCl में क्या हो जाएगा, Na+ और Cl-। ये चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, मैंने बता रखा है वो ग्राम इक्विवेलेंट के पहले लेक्चर में। तो हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला में आता है सब। तो Al+3 और 3Cl- हो जाएगा, और ये हो जाएगा Na+ और Cl-। अब मुझे ये पता था कि 2M, तो एक AlCl3 से एक ही Al+3 निकल रहा है। इसका मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन 2M है तो इसका भी कंसंट्रेशन तो 2M ही होगा। तो यानी कि हम लोग C की बात कर रहे हैं, और इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक AlCl3 में 3 क्लोरीन आ गए, तो 2M में कितने हो जाएंगे, 6M हो जानी है। ठीक है बच्चों, समझ गए कि नहीं समझे। एक AlCl3 में 3Cl हैं, तो 2M में कितने हो जाएंगे, 6M हो जाएंगे। उसी तरह से एक NaCl में एक Na है तो 2M में 2M ही हो जाएगा, और एक NaCl में एक Cl है तो 2M में 2M ही हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ आयंस जो कंपाउंड में इन्वॉल्व हैं उसको आपको किसमें मल्टीप्लाई कर देना है, मोलारिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। तो आपको निकल जाएंगे उस आयन का टोटल कंसंट्रेशन कितना है। सी निकल चुका है, अब मुझे जेड निकालना है, तो जेड कितना हो जाएगा, इसका जेड हो गया 3। मुझे चार्ज लेना है, बस उसका वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है, उसका सॉरी साइन नहीं लेना है, बस उसकी वैल्यू लेनी है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब मुझे क्या निकालना है, म्यू निकालना है। अब म्यू निकालेंगे तो 1/2, अब समेशन करना है, सबका जोड़ना है CZ²। तो सबसे पहले इसका CZ², तो CZ² प्लस CZ² प्लस CZ² प्लस
जेड स्क्वायर। सारे आयंस का सी जेड स्क्वायर को क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। ठीक है, आप क्या कर देंगे 1/2, इसको सॉल्व कर लें तो 3 3 जा 9, 18 + 6 + 2 + 2, ये हो गए 6 4 10, 10 10 20, 28 हो गए। 1/2 × 28, दिस इज इक्वल टू 14। तो जो आयनिक स्ट्रेंथ निकल गया बच्चों, क्या निकल गया, ये 14 निकल गया, है ना। तो आयनिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने समझ लिया। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या, कितने कितने तरह के केमिकल यूनिट होते हैं। तो टोटल हम लोगों ने देखा 6 तरह के केमिकल यूनिट हम लोगों ने देख लिया, है ना। तो उसमें हम लोगों ने देखा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, जो कि इसके पिछले वाले लेक्चर में था। और इस लेक्चर में हमने देखा एक मोलैलिटी, फिर देखा हम लोगों ने मोलैलिटी का हम लोगों ने देखा पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, आयनिक स्ट्रेंथ। तो इन सब बातों का हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। आज खत्म हो जाता है हम लोगों का कंसंट्रेशन टर्म, फुल्ली खत्म हो चुका है। फिजिकल यूनिट खत्म हो गया, केमिकल यूनिट खत्म हो गया। तो यहाँ से हम लोगों का आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन का अगला टॉपिक, जो कि पहला एक तरह से हम लोग टॉपिक कह सकते हैं जो डेडिकेटेड टू सॉल्यूशन के लिए है, वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है बच्चों, और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। उसमें हेनरीज लॉ आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास हम लोग मिलेंगे, अगली वीडियो हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। धन्यवाद।